हेलो चुनु मनुओ, कैसे हो आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 10 के साइंस के चैप्टर 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में बात करने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है और बढ़िया दुनियादारी वाला चैप्टर है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है ह्यूमन आई का। तो भैया ह्यूमन आई मैं अपने पास से आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो है आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं पतला बना रहा हूँ, है ना। और डबल लेयर होता है तो डबल लेयर बना देंगे हम। ये लो ऐसे इस तरीके से समझते क्या है। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका पार्ट जिसे हम कहते हैं कॉर्निया, जिसे आप टच भी कर सकते हैं। टच मत करिएगा क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है ना। तो कॉर्निया की बात करते हैं। ये सबसे फ्रंट पार्ट होता है आपका। यहाँ से क्या करती है, लाइट एंटर करती है और लाइट एंटर करने के बाद रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। चलो ठीक है। अब आपको पता होगा आई डोनेट करी जाती है, तो आई डोनेट के अंदर सिर्फ कॉर्निया का ही पार्ट डोनेट किया जाता है। पहली बात तो ये आ गई समझ में, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा आगे अंदर क्या होता है ना। ये ऐसे इस तरीके से होता है। अब अंदर घुसते ही ना यहाँ पर आ जाता है भैया आपका एक लिक्विड। क्या आ जाता है, लिक्विड आ जाता है, जिसे बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। AQUEOUS एक्वस ह्यूमर। ये क्या होता है, एक तरीके से ये लिक्विड होता है। और ये लिक्विड क्या करता है कि ये तो प्रेशर बनाए रखता है ताकि आंख जो है बाकी के पार्ट्स वगैरह अच्छे से बने रहे अंदर, ठीक है। और कोई इंपैक्ट वगैरह आए तो उसको भी उसके इंपैक्ट को भी जो है एब्जॉर्ब कर ले। बाकी टीयर्स वगैरह भी आपके यहीं से आते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं भैया, ये देख रहे हैं डंडी सी एक, ये होती है आइरिस। ये ऊपर भी है और आपकी नीचे भी है। इसे क्या बोलते हैं, आइरिस। ये आइरिस आपकी कलरफुल होती है। वो कहते हैं ना कलरफुल आंखें हैं, जैसे किसी की बिल्ली आंखें हैं, किसी की ब्लू आइज हिप्नोटाइज, है ना। हनी सिंह पाजी ने बताया था हमें। तो ब्लू आइज वाली जो कलर है सारे के सारे आइरिस पे होते हैं। ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, आपका ग्रे कलर हो सकता है, ब्लू हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। इनका काम क्या है, ये एक तरीके से ना गैप को रेगुलेट करते हैं। बीच में देख रहे हो इनके बीच में गैप दिखाई दे रहा है, इस गैप को हम प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। पहले इसके बारे में समझते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ना गैप को रेगुलेट करते हैं। कभी ये ऊपर हो जाते हैं तो गैप बड़ा हो जाता है, और कभी नीचे आ जाते हैं तो गैप छोटा हो जाता है। जब गैप छोटा होगा तो कम लाइट जाएगी, और जब गैप ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइट जाएगी। अब बात ढंग से समझना, देखो जब अंधेरा होता है ना, तो अंधेरे में देखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लाइट चाहिए होती है, इसलिए आईरिस ऊपर ऊपर हो जाते हैं और गैप क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और लेकिन जब हम सूरज या कोई ज्यादा लाइट वाले हिस्से में देखते हैं तो उस टाइम पर हमें लाइट कम चाहिए होती है, तो ये आईरिस क्या हो जाते हैं, क्लोज से हो जाते हैं, और बहुत छोटा सा गैप बचता है ताकि कम से कम लाइट अंदर जाए और हम अच्छे से विजिबल कर पाए, ठीक है। तो प्यूपिल क्या, प्यूपिल तो एक साइज है जो अमाउंट लाइट का जो है रेगुलेट करता है अंदर कितना जाएगा कितना नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं सिलरी मसल्स की। ये जो बनी हुई है ये आपके क्या कहलाती है, सिलियरी मसल्स। ये सिलियरी मसल्स क्या करती है, ये आपके लेंस को पकड़े हुए हैं। क्या करे हुए हैं, लेंस को पकड़े हुए हैं। ये क्या करती है, लेंस को कभी खींचती है और कभी लेंस को जो है चौड़ा कर देती है। मतलब पहले खींचा, ठीक है, खींचेंगे तो लेंस क्या हो जाएगा, लंबा। और नीचे अगर करती है तो लेंस क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। दिखाता हूँ आपको, देखो या तो ऐसे लंबा कर देंगी खींच के, और या फिर क्या करेंगे, फैल जाएंगी तो लेंस आपका मोटा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या काम है सिलरी मसल्स का, एडजस्ट करती हैं लेंस के किसको, अपर्चर बोल लो, अपर्चर को, ठीक है, कर्वेचर को, ठीक है। इस सब चीजों को क्या करती है, मैनेज करती है, ठीक है। बाकी लेंस, लेंस की बात करते हैं। लेंस क्या होता है आपका, कॉन्वेक्स लेंस है, दिखाई दे रहा है आपको, है ना। और ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करके आपका एक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं हम रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना। यहाँ पर आपकी इमेज बनाता है। जो इमेज बनती है यहाँ पे वो रियल और इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड। तो रियल तो आपको पता है ना, स्क्रीन पे ही बनती है। तो रेटिना आपका किसके लिए काम करता है, स्क्रीन के तौर पर काम करता है, ठीक है। अब रेटिना के पास से यहाँ पर ना कुछ ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। यहाँ क्या होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स। जो भी आपने इमेज बनी है वो ऑप्टिक नर्व्स के जरिए ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन उसको एनालाइज करता है कि आपने क्या देखा क्या नहीं देखा, ठीक है। पर ध्यान रखना, ब्रेन उसको सीधा एनालाइज करके देखता है, क्योंकि रेटिना पे जो बनी है वो उल्टी इमेज है, लेकिन ब्रेन हमारा उसे फिर उल्टी कर देता है और सीधी बन के उसको समझ में आ जाती है, ठीक है। तो रेटिना भी हो गया हमारा, ऑप्टिक नर्व्स भी हो गया। बात करते हैं यहाँ पर पूरी खाली जगह में क्या होता है, विट्रियस ह्यूमर। ये जो कर रहा हूँ ना मैं, इसमें क्या होता है, सारा का सारा विट्रियस ह्यूमर होता है, ठीक है। देखो आपको आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे सारे में क्या होता है, विट्रियस ह्यूमर होता है ये वाला। इसका क्या काम है, आयंस वायंस थोड़े बहुत इनको रेगुलेट करके रखना, प्रेशर मेंटेन रखना, ठीक है। बाकी सब इसमें सेल्स वगैरह भी होती हैं, एंटीबायोटिक्स एंटीबॉडीज होती हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए काम करती है। टर्जिडिटी प्रेशर प्रोवाइड करता है जिससे कि शेप बनी रहे पूरे की पूरी आइस की, पिचके नहीं, ठीक है, ये सब चीज़ें ना हो, है ना। तो चलो एक एक चीजें आ गई हमें समझ में, सबका मैंने एक एक फंक्शन भी बता दिया है। डायमीटर की बात करूं तो डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर के अराउंड होता है आपका, ठीक है। एक और है, एक यहाँ पर ना एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। अगर हमारी रेज उस पर कन्वर्ज हो जाती है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, ऑल ब्लैक, भाई इतना अंधेरा क्यों है ना। तो वो हो जाता है बिल्कुल, तो इसे ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। इस पर आपके दिखना बंद हो जाता है। चलो, तो होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट है पावर ऑफ एकोमोडेशन। ओके भैया, तो ये क्या होता है, पढ़ो यहाँ पर, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। देखो आईज के पास ना अपनी एक पावर है। जब भी आप क्या करते हो, किसी दूर की चीज को देखते हो तब भी आप इजिली उसको देख सकते हो, और जब आपको कोई पास की चीज दी जाती है देखने के लिए तो आप उसको भी नॉर्मली आराम से देख सकते हो।
तो जब दूर से पास देख रहे हो, पास से दूर देख रहे हो, तो आपकी आंखें क्या कर लेती है, अपने आप ही एडजस्ट कर लेती है अपने लेंस की फोकल लेंथ को, जिससे कि आप पास की चीज को भी अच्छे से देख सके और दूर की चीज को भी अच्छे से देख सके। तो इसी पावर को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, अब समझना, अभी सिल्वरी मसल्स का बताया था ना मैंने, ये वाला केस है ना। अब देखो क्या होता है, जब हमें दूर की चीज को देखना होता है ना, तो दूर की चीज देखने पे क्या होता है, लेंस आपका स्ट्रेच हो जाता है, पतला हो जाता है, और फोकल लेंथ क्या हो जाती है इसकी, ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपका सीधा कहाँ बनेगा, रेटिना पे जाकर बन जाएगा। ठीक है, बट अगर पास की चीज दूंगा तो पास की चीज में क्या होता है, लेंस आपका सिकुड़ जाता है, मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फिर पास में ही आपकी बन जाती है रेटिना पे। ठीक है, तो मतलब दोनों बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, तो सिलरी मसल्स की हेल्प से होता है, किसकी हेल्प से होता है, सिलियरी मसल्स की हेल्प से होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो क्या है ये अपनी, इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, इंक्रीज हो जाती है, इसमें फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर मैं बात करूँ नियर पॉइंट, नियर पॉइंट कितना होना चाहिए पास का, जिसको आप बिना कोई दिक्कत के देख सकते हो, वो है 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है अपनी आंखों से मिनिमम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई चीज रखकर आप पढ़ें तो अच्छा खासा आपको दिखाई देगा। अगर 25 सेंटीमीटर से कम है आपका डिस्टेंस, तो आंखों पर जोर पड़ेगा। लगे रहते हैं ना मजनू, अपना मजनू क्या करते रहते हैं रात को, मजनू और लैला उनकी रात को लेट गए भैया, ठीक है, और हाथ में क्या उनके मोबाइल है, और मोबाइल बिल्कुल थोबड़े के पास है, 25 सेंटीमीटर से कम होता है, जिसकी वजह से उनकी आंखों पर जोर पड़ता है और आंखें खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए सलाह है, पढ़ाई कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो आप रखो ही रखो, है ना। और बात करें अगर दूर की फार पॉइंट की, कि कितनी दूर में मैं अच्छे से देख सकता हूँ, भैया आपको सितारे दिखाई देते हैं, हाँ तो बस समझ जाओ आपका इन्फिनाइट है। क्या है, इन्फिनाइट। आप कितनी भी दूर की चीज को बड़े आराम से बिना कोई आंखों पर जोर डाले देख सकते हैं। सितारे तो, स्टार्स जो है इतने दूर है, बस पूछो ही मत, है ना। लाखों साल लग जाएंगे स्टार पे पहुंचने पर भी, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से भी चले तो समझो इस बात को, तो कितनी दूर है, तो हम इन्फिनाइट की चीजों को भी आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलो पावर ऑफ एकोमोडेशन भी समझ में आ गया। ओके भैया, अब आता है भैया डिफेक्ट्स। अरे डिफेक्ट में पहले नंबर पे है मायोपिया। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। अब एक बात याद रखना, दूसरी बीमारी है हाइपरमेट्रोपिया। ये नाम छोटा है, तो छोटा है तो मतलब छोटा पास का दिखाई देगा, और ये नाम बड़ा है तो इसका मतलब दूर का दिखाई देगा। ठीक है, समझ रहा, इसमें पास का दिखाई देगा तो दूर का नहीं दिखाई देगा। देखो पास की कोई चीज है तो आपकी सीधा रेटिना पे जाकर बन रही है ना, लेकिन अगर कोई दूर से आ रही है तो वो कहाँ बन जाती है, पहले ही बन जाती है। ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं सबसे पहले, है ना। कारण दे रखा है वो देखते हैं, एक्सेसिव, हाँ। आपका क्या हो जाता है, मायोपिया केस के अंदर, मायोपिया के केस में आपकी सिलरी मसल्स ना फैल जाती है, और फैलने की वजह से लेंस क्या हो जाता है, चौड़ा, एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ क्या हो जाती है, फोकल लेंथ हो जाती है कम। और फोकल लेंथ कम हो गई तो आपका पहले ही क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगी, रेटिना पर तो पहुंच ही नहीं पाएगी। तो ऐसे में इसके दूसरा कारण, एक तो कारण ये हो गया कि सिलरी मसल्स आपकी एक्सपैंड कर जाती है और कर्वेचर क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज कर जाता है। सेकंड है इलोंगेशन ऑफ लाइबोल। अब क्या होता है, आपकी जो आंख ऐसे थी, है ना, अब वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी फैल के चौड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से रेटिना थोड़ा सा क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। और रेटिना पीछे हो गया तो जिसकी वजह से जो है लाइट आगे इमेज बना देती है आपकी, ये भी कारण है। ठीक है, तो ठीक करने का तरीका क्या है, ठीक करने का तरीका देखो यहाँ पर जरा, यहाँ पर आपका कॉनकेव लेंस दिया गया है। ये कॉनकेव लेंस से रेज डायग्राम देखो, ये पहले डाइवर्ज कर देती है और फिर कन्वर्ज कर देती है। ठीक है, तो आपके ठीक हो जाएगा। दो रीजन थे आपके, पहला एक्सेसिव कर्वेचर और इलंगेशन ऑफ आईबॉल। हाइपरमेट्रोपिया उल्टा है, इसमें क्या होता है, दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता। ठीक है, और इसके कारण क्या है, उल्टा, आपके जो है एक्सपैंड हो जाता है आपका कर्वेचर, ठीक है, मतलब इलोंगेट हो जाता है, लंबा हो जाता है, और जो है आई लेंस जो है वो श्रिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। ठीक है, मतलब इसका उल्टा हो गया बिल्कुल सेम। अब देखो नियर वाली तो जो आपकी है दूर, नियर पॉइंट, ठीक है, नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिक आई का ऐसे आ रहा है, लेकिन अगर उससे पास अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देखो कहाँ चला गया भाई, पार बनेगा, पार तो है ही नहीं कुछ भी। तो ऐसे में क्या लगा देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं जो कन्वर्ज कर देता है, फिर अल्टीमेटली हमारी आंखों की जो अंदर का लेंस है वो भी कन्वर्ज कर देता है, तो फाइनली जल्दी हमारी लाइन मीटअप हो जाती है और इमेज बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे बंदों को जिनको दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता, उन्हें कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। तीसरा आ जाओ भैया, तीसरा है प्रेस बायोपिया। ये दोनों बीमारी हो जाती है, जो बूढ़े वगैरह होते हैं ना, तो उनकी सिल्वरी मसल्स ढंग से एक्ट नहीं कर पाती, काम नहीं कर पाती है, तो ना उन्हें पास का दिखाई देता है ना दूर का। ऐसे में चश्मा कौन सा आता है, बाइफोकल। नीचे लगा होता है कॉन्वेक्स और ऊपर लगा होता है कॉनकेव। कॉनकेव दूर का देखने के लिए होता है और कॉन्वेक्स पास का देखने के लिए होता है। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया। आगे और क्या है भैया, देखती है। और भी बीमारियां होती है, जैसे कैटरेक्ट वगैरह हो गया। कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है, मोतियाबिंद जो आपने सुना होगा ना, उसमें आईलेंस आपका ना थोड़ा मिल्की मिल्की सा हो जाता है, खराब हो जाता है, स्क्रैच स्क्रैच आपस में, मतलब इरेगुलर शेप वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से ना आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो उसका तो इलाज है क्या, सीधा उसकी सर्जरी होती है, लेंस बदला जाता है या फिर लेंस करेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, चलो ये किसकी आंखें दे रखी है मैं नहीं जानता।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, भैया सिंपल बात है, अभी पढ़ के आए थे ना, प्रिज्म से लाइट रिफ्रैक्ट होके, है ना। तो डायग्राम दे रखा है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको जरूर पढ़ना। और इसकी कुछ चीज़ें हैं, सबसे पहले ये क्या है, इंसिडेंट रे, ओके। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, बिल्कुल ठीक है। और ये क्या है, इमरजेंट रे, तीनों क्लियर है हमारी। एंगल ऑफ प्रिज्म ये रहा, इधर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये रहा इधर। और एंगल ऑफ इमरजेंस ये रहा। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, मतलब रेज हमारी जानी तो ऐसे थी, लेकिन फाइनली हमारी रेज ऐसे गई, तो कितनी मुड़ गई जाने के मुकाबले में, वो कहलाता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ठीक है। तो मतलब यही है कि कितना रिफ्लेक्ट हो गई है लाइट, कितना डेविएट हो गई है, कितना, ठीक है, इंक्लाइन हो गई है एज कंपेयर टू इंसिडेंट रे, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। जब हम एक ग्लास प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो क्या होगा भैया, यहाँ देखो, आपका बनेगा रंग बिरंगा छतरा, छतरा मतलब रेनबो, ठीक है। रेनबो के अंदर 7 कलर, व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म से पास किया जाता है ना, तो 7 कलर की लाइट निकलती है, उसको हम विप ग्योर से पढ़ते हैं, छोटी क्लास में भी आप पढ़ के आ चुके हो, है ना। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब सबसे बात करें, रेड कलर सबसे कम डेविएट होती है, सबसे कम उड़ती है। उसके बाद फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट, वॉयलेट सबसे ज़्यादा मुड़ती है। और अगर मैं बात करूँ स्पीड ऑफ लाइट की, तो स्पीड ऑफ लाइट रेड की सबसे ज़्यादा तेज होती है, तो जिसकी सबसे ज़्यादा तेज वो कम डेविएट होती है, समझ गए, ठीक है। यहाँ पर हमारे भैया आइजैक न्यूटन थे, जिन्होंने सोचा कि भैया व्हाइट लाइट 7 कलर की बनी होती है, तो हो सकता है ये कलर जो आए हैं 7, ये और फर्दर आगे टूट जाए। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी, पर रिजल्ट आया कि नहीं भाई, व्हाइट लाइट को हम और नहीं तोड़ सकते, 7 कलर ही हमारे ये फाइनल कलर होते हैं। पर एक एक्सपेरिमेंट से उन्हें ये शो हुआ कि अगर मैं प्रिज्म उनके सामने उल्टा रख दूँ तो क्या होगा, उल्टा रखूंगा तो वापसी व्हाइट लाइट आपको मिल जाएगी स्क्रीन पर, ठीक है। इन्हें हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जो ये 7 कलर का बैंड्स है ना विबग्योर, इसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और फिनोमिना की लाइट का स्प्लिट हो जाना, उसे हम डिस्पर्जन बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपने रेनबो देखा होगा आकाश वगैरह में, है ना। तो उसमें कब होता है, जैसे कोई लड़का खड़ा है, अगर उसके पीछे सूरज है और सामने आपको रेनबो दिखाई देगा, तो होता क्या है, सनलाइट भी आपकी एक व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट की तरह व्हाइट लाइट ही होती है। तो वो, और ये जो रेन ड्रॉप है बारिश के बाद क्या होता है, आपके एटमॉस्फेयर में बच जाती है, जो वो एक प्रिज्म की तरह काम करती है। तो उसके बाद सबसे पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के साथ साथ क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन, लाइट आपकी डिस्पर्ज हो जाएगी। फिर आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, मुड़ेंगी, और फिर फाइनली बाहर निकल जाएंगी रिफ्रैक्शन में, ठीक है। तो प्रोसेस क्या क्या हुई वो समझते हैं। सबसे पहले हुआ भैया रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद हुआ आपका डिस्पर्जन, डिस्पर्जन के बाद आपका हुआ रिफ्लेक्शन, इंटरनल वाला होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर दोबारा क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। तो ये प्रोसेस होती है, 4 स्टेप है, इसी सीक्वेंस में आपका पूरा होता है, ठीक है। नेचुरल फिनोमिना है। चलो चलो चलो, बहुत ईजी था, समझ में आ गया। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। एक्चुअली में क्या होता है, जरा ध्यान से देखते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर होती है ना, कहीं स्ट्रेटो है, ट्रोपो है, ठीक है। तो अलग अलग लेयर होती है, और उनकी डेंसिटी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। डेंसिटी अलग होने की वजह से लाइट जो है अलग अलग पाथ जो है ट्रैवल करेगी, जब बाद में आएगी, है ना, मतलब बाहर से लाइट आएगी। तो देखो, जैसे यहाँ से लाइट आ रही है, सपोज करो, तो ऐसे आई, ऐसे मुड़ी, ऐसे मुड़ी, ऐसे मुड़ी, ऐसे, मतलब जैसे तैसे करते करते हमारी आंखों तक पहुंचती है। लेकिन हमारी आंखों को तो इमेज अपेरेंट दिखेगी, और अपेरेंट इमेज हमेशा कहाँ दिखेगी, हमें इस तारे की ऊपर दिखाई देगी। तो एक्चुअली में क्या होता है, हमेशा, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ना नीचे आते हुए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो दैट्स वाई हमें ऊपर जाते हुए क्या हो जाएगा, इमेज और ज्यादा ऊपर दिखाई देगी, हर चीज की उतनी ऊपर होती चली जाएगी जितनी वो दूर होगी, ठीक है। तो इसलिए इसकी वजह से क्या होता है, हमें स्टार जो नीचे बना हुआ है ना, वो हमेशा ऊपर दिखाई देगा, किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। और यही कारण है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी होता है, क्योंकि क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो लाइट हमारे पास रिसीव होती है, तो कई बार ये लाइट हमारे पास ज्यादा रिसीव हो जाती है, और कई बार जो है कम लाइट रिसीव होती है, क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रही है ना, रोटेट करते हुए क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, लाइट जो है उसकी भी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो रही है, और प्लस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी हो गया। इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार हमारी आंखों में लाइट ज्यादा आती है उसकी, और कई बार हमारी आंखों में लाइट कम आती है, तो हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स ट्विंकलिंग कर रहे हैं, ठीक है। बट लेकिन प्लैनेट वगैरह जैसे नहीं करते आपके ट्विंकलिंग, क्यों, क्योंकि वो पास में है, और इतना ज्यादा हमारा जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वहां से विजिबल नहीं होता। ये कारण है कि स्टार ट्विंकलिंग करते हैं और प्लैनेट ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और टॉपिक है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। अब देखो, हम कब मानते हैं सनसेट और सनराइज हुआ, एक लेयर होती है हॉरिजॉन, अगर सूरज इसके ऊपर आ गया तो सुबह हो गई, सुबह हो गई मामू, और अगर सूरज नीचे चला गया तो रात हो गई मामू, ठीक है। अब होता क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से अभी सूरज नीचे है, कहाँ है, सूरज नीचे है, अभी हॉरिजॉन क्रॉस नहीं करा, मतलब अभी सुबह नहीं हुई, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह मुझे कहाँ दिखाई देगा, ऊपर, है ना, बताया था ना हमेशा चीज ऊपर दिखाई देती है। तो ऊपर दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन लेयर के ऊपर है, तो मेरे हिसाब से तो सुबह हो गई मामू, है ना। तो मतलब अभी एक्चुअल में सूरज नीचे है, लेकिन हमें दिखाई कहाँ दे रहा है, वो हमें दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, क्या हो गया ये, रुक जाओ, ठीक है। और एक्चुअल में कहाँ दिखाई दे रहा है, हमें ऊपर दिखाई दे रहा है ना। तो इस वजह से हमें ना एडवांस में सनराइज हो गया। अब बात करते हैं रात के समय की। रात के समय में अब ये सूरज चला गया नीचे, रात हो गई है मामू, ठीक है।
लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से अभी भी कहाँ दिखाई दे रहा है मुझे, ऊपर। मेरे हिसाब से अभी रात नहीं हुई है ऑब्जर्वर के हिसाब से, तो अभी टाइम लगेगा उसे, जब ये और नीचे चला जाएगा ना तो तब जाकर ये होरिजोन के नीचे दिखाई देगा। तो इस कारण से हमें एडवांस में सनराइज हो जाता है और सनसेट थोड़ा डिलेड होता है, तो हमें 2 मिनट पहले दिखता है एक्चुअल में सनराइज और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, तो टोटल पूरे दिन में 4 मिनट का गैप पड़ जाता है। ठीक है, चलो इसके अलावा और क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, अब देखो क्या होता है, लाइट जब भी किसी पार्टिकल वगैरह से टकराती है तो वो स्कैटर हो जाती है। क्या हो जाती है, स्कैटर। अब आप सोचोगे ना, पानी का कलर जो है ब्लू क्यों दिखाई देता है, स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, दोपहर को व्हाइट क्यों दिखाई देता है, सन जो है सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेड क्यों दिखाई देता है, वो सब इस वजह से क्योंकि लाइट ना स्कैटर हो जाती है। आप समझते हैं, ठीक है। पहले टिंडल इफेक्ट तो आप सब पढ़ के आ चुके हो ना, जब एक अंधेरा कमरा होता है उसमें एक छोटा सा रोशनदान होता है, उसमें से जब लाइट आ रही होती है ना अंधेरे में, तो वो लाइट आपको आती हुई दिखाई देती है और उसके अंदर पार्टिकल्स भी आपको दिखाई देते हैं, है ना। ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ के आ चुके हो, सेकंड था थर्ड था उनमें था, है ना, सेकंड में था शायद, हाँ 9th क्लास में। तो ये जो अब क्या होता है कि जब भी लाइट ना पार्टिकल से टकराती है तो लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, तो ये स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। अब ये डिपेंड करता है पार्टिकल का साइज क्या है, पार्टिकल का साइज क्या है। अब देखो अगर मैं बात करूं आसमान की, तो आसमान में हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स का साइज कुछ इस तरीके से होता है कि वो ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर ज्यादा करते हैं, तो दैट्स वाई ब्लू कलर हमें जो है दिखाई देता है। ठीक है, अब दोपहर के टाइम पे क्या होता है, सूरज बिल्कुल हमारे नजदीक होता है पृथ्वी के, जिसकी वजह से क्या होता है, सारी की सारी लाइट हमारी आंखों तक रीच हो रही होती है। दैट्स वाई हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं दिखता, विजिबल नहीं होता, इसलिए हमें व्हाइट कलर का आसमान दिखाई देता है। ठीक है, समझ गए भैया, बहुत ईजी है। और बात करें अगर हम स्पेस में चले जाएं, तो स्पेस में आपको कैसा दिखाई देगा, सब ब्लैक कलर का दिखाई देगा, क्योंकि वहां कोई पार्टिकल ही नहीं है, और पार्टिकल नहीं है तो स्कैटरिंग जैसा फिनोमिना वहां पे विजिबल नहीं होगा। ठीक है, और ये स्कैटरिंग आपकी तभी विजिबल होती है जब पार्टिकल का साइज थोड़ा रिलेटिवली लार्जर हो, है ना। अदरवाइज क्या होगा, फिर वो आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं दिखाई देगी। अरे खत्म बस। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सनराइज और सनसेट का भी कारण बता देता हूँ। सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो है हमारा और सूरज के बीच का डिस्टेंस ना काफी ज्यादा होता है। अब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है सिर्फ वही लाइट जो है विजिबल होगी। अब उस टाइम पर जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपकी वेवग्योर में किसकी थी, रेड कलर की थी ना, तो इसलिए हमें रेड कलर मतलब लगभग लगभग रेड ऑरेंज शेड का दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि सनराइज और सनसेट के टाइम पर हमारी और सूरज के बीच में दूरी ज्यादा होती है, सिर्फ रेड कलर की लाइट ही हमारे तक स्कैटर होकर पहुंच पाती है। ठीक है, समझ गए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखो जय हिंद, बाय बाय। और हाँ, इससे जुड़ी काफ़ी सारी वीडियोस जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अच्छे से क्विकली समझने के लिए। देखो फालतू का टाइम किसी पे है नहीं, ना समझाने का ना समझने का, तो जल्दी से जल्दी जो चीज़ें समझ में आ सकती है वो हमारे चैनल पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, ना ज़्यादा लंबा वीडियो को खींचा जाता। देखो थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो ऐसा ज्ञान चल जाता है ना। तो ठीक है, लाइक कर देना, बाय बाय।